क्वेश्चन 18 इज अबाउट क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारे पास एक सब्सटेंस दिया हुआ है Fe3 पॉजिटिव आइन, ठीक है। बेस लाइन से या स्टार्टिंग लाइन से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है x और सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस दिया हुआ है y। क्वेश्चन में कह रहा है टू मेक द स्पॉट कंटेनिंग Fe3 पॉजिटिव आइन मोर विजिबल द पेपर इज स्प्रेड with aqueous sodium hydroxide so that a precipitate of iron 3 hydroxide forms। अब Fe3 पॉजिटिव आइन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो आपको पता है Fe3 पॉजिटिव आइन कलर देता है रेड ब्राउन पीपीटी। अब जो आप लोगों की कंफ्यूजन है ना कि जो टेस्ट फॉर आइंस का टेबल हमें याद करना है या नहीं करना, तो देखो दिस एमसीक्यू इज एक्सप्लेनिंग यू कि वो आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर 1 में तो आपको नहीं मिलेगा ना वो टेबल। अब आपसे वो Fe3 पॉजिटिव आइन का सोडियम हाइड्रोक्साइड में कलर पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है अंडर द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट द आरएफ ऑफ Fe3 पॉजिटिव आइन इज गिवन बाय डैश। लाइन 1 में क्या आएगा, आरएफ वैल्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Fe3 पॉजिटिव आइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज रेड ब्राउन। ये रेड ब्राउन कलर आपको टेस्ट फॉर आइंस का जो टेबल है उसमें याद करना है, आप वो टेबल याद करोगे, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए एटीपी में वो आपको गिवन होगा। क्वेश्चन 19 करोगे। बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर बोथ फ्लेमेबल लिक्विड्स। फ्लेमेबल मतलब जो जल सकते हैं। दे आर एबल टू मिक्स विद ईच अदर विदाउट सेपरेटिंग इनटू टू लेयर्स, मतलब आपस में डिसॉल्व भी हो रहे हैं। दे हैव वेरी सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ दीज टू लिक्विड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऑब्वियसली अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। Why is it difficult to separate mixture of benzene and cyclohexane by fractional distillation? Because they have similar boiling points. Fractional distillation तो हमने किन liquids के लिए पढ़ा है, those have different boiling points. They cannot be separated because they have similar boiling points. They cannot be separated by fractional distillation because they have similar boiling points. तो हम इनको separate करने के लिए फिर कोई और method use करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 22 में एक चीज आपको ये सीखनी है। इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि जो वेयर शुड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर बी प्लेस्ड। देखो जब हम थर्मामीटर लगाते हैं ना डिस्टिलेशन में या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो थर्मामीटर का जो बल्ब है, मतलब जो उसका लास्ट वाला पार्ट होता है जो थर्मामीटर है, उस तरह का बना हुआ होता है। बल्ब ऑफ थर्मामीटर जो होता है वो बिल्कुल होना चाहिए जहां से ये ओपनिंग आ रही है ना इसके पास, मतलब जो ओपनिंग है, बल्ब ऑफ थर्मामीटर आप नीचे नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। आप उसको ऊपर भी नहीं रख सकते, ये भी गलत है। तो ये जो ओपनिंग है ना जहां से वेपर पास करके आपका कंडेंसर में जाएगा, बिल्कुल बल्ब ऑफ थर्मामीटर उस ओपनिंग के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लो अपने पास, ये जो हैंड आउट है उसमें भी लिखा हुआ है पॉइंट्स में ये बात। क्रोमेटोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस और देख लो। क्वेश्चन 35, a mixture of two substances is spotted on a piece of chromatography paper. The paper is inserted into a beaker containing liquid, ठीक है। For separation of the substance to occur, the spot of the mixture must, जब आप इस पेपर क्रोमेटोग्राम को इस लिक्विड में डालोगे तो ये जो स्पॉट ऑफ अ मिक्सचर है इट शुड बी अबव द लिक्विड या सॉल्वेंट लेवल, ठीक है। दूसरी बात कि जब ये लिक्विड ऊपर जाएगा
तो लिक्विड आपने ऐसा चूज करना है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इस स्पॉट में दे शुड बी सॉल्युबल इन द लिक्विड, तभी तो वो ऊपर जाएंगे लिक्विड के साथ, वरना तो वहीं का वहीं लगा रह जाएगा वो सारा का सारा। For separation of the substances to occur, the spot of the mixture must be placed so that the spot is just above the level of the liquid. आंसर बताओगे? देखो, सेपरेशन के लिए जरूरी तो है कि जो स्पॉट है उसको अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड होना चाहिए, लेकिन सेपरेशन, वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना सेपरेशन, तो क्रोमेटोग्राफी अगर आप इस स्पॉट को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दोगे तो क्रोमेटोग्राफी रन नहीं हो सकती है। लेकिन सेपरेशन के लिए जरूरी है कि जो लिक्विड आप यूज कर रहे हो और जो स्पॉट है वो आपस में डिसॉल्व हो, तभी तो वो स्पॉट ऊपर जाएगा, वरना ऊपर ही नहीं जाएगा। तो स्पॉट शुड बी सॉल्युबल इन द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिलो लिखा हुआ है ये गलत है, या अबव होना चाहिए। सी में कह रहा है कंटेन सब्सटेंसेस ऑफ द सेम आरएफ वैल्यू, अगर सेम आरएफ वैल्यू होंगी तो वो एक ही साथ, दो कंपोनेंट्स अगर हैं तो वो दोनों के दोनों एक ही साथ ऊपर तक जाएंगे, सेपरेट कैसे होगा? आरएफ वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। कंटेन सब्सटेंसेस दैट आर कलर्ड, अब ये जरूरी नहीं है, मतलब अगर वो कलरलेस भी है तो हम लोग लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करके आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना। सही है। अगर अननोन सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट है तो फिर आपकी क्रोमेटोग्राफी सही नहीं हुई है। तो अगर आप जो भी स्पॉट यूज कर रहे हो, अगर आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि वो जो लिक्विड है या जो सब्सटेंस है वो क्या है। अगर वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करोगे, अगर कोई वो ऐसी चीज है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती है तो आप वाटर यूज करोगे। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर होता है हमारे पास। पहली क्रोमेटोग्राफी में एक ही सॉल्वेंट को यूज करके हम आइडेंटिफाई कर लें, ये अक्सर ये नहीं होता। तो हम जब लैब में करते हैं तो हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज करके देखते हैं कि कहीं नया स्पॉट तो नहीं दिख रहा किसी और सॉल्वेंट में। क्लियर है यहाँ तक? फ्यूल सेल का भी कोई पूछ रहा था, बिल्कुल फ्यूल सेल हमारे सिलेबस का पार्ट है, और फ्यूल सेल में जो चीजें है वो अभी मैं आज की क्लास में आपको बताता हूँ। सिर्फ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल है, बस हमें वो देखना है उसमें। क्रोमेटोग्राफी के दो तीन एमसीक्यूज और कर लो, उसके बाद फ्यूल सेल के जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग रैप अप करते हैं अपनी क्लास। अच्छा जी, इसमें कह रहा है द डायग्राम शोज द क्रोमेटोग्राम ऑफ सेवरल इंक्स, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन, रेड एंड येलो इंक। मतलब ब्लैक इंक जब बनाई है तो उसमें ग्रीन, रेड और येलो इंक का होना जरूरी है। अब ब्लैक इंक में जो कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो देखो, तीन कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3। अगर ब्लैक इंक हमने ग्रीन इंक से बनाई है तो ग्रीन इंक में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्लैक में होने चाहिए। मतलब अगर ब्लैक इंक बनाने के लिए मैंने ग्रीन इंक यूज की है तो ग्रीन इंक में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे ब्लैक में भी होने चाहिए। तो ग्रीन इंक में हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है वो तो दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक इंक में, कैसे पता चलेगा? सेम लेवल पे आ रहे होंगे वो। ग्रीन इंक में जो दूसरा कंपोनेंट है ऊपर की तरफ वो भी ब्लैक इंक में आ रहा है। तो हाँ, ये बात सही है कि ग्रीन इंक तो यूज हुई है ब्लैक इंक बनाने के लिए। क्या रेड इंक भी यूज हुई है ब्लैक इंक बनाने के लिए? अब रेड इंक में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। जो पहला वाला कंपोनेंट है रेड इंक का, क्या वो ब्लैक इंक में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसका क्या मतलब है कि रेड इंक यूज नहीं हुआ है ब्लैक इंक बनाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा। बेटा अब क्लासेस जो होगी ना वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो आप जरा खाना पीना खा के नींद पूरी करके बैठना, क्योंकि हमारे पास एक मंथ है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी अर्ली स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से,
तो वो एयरली जब तक खत्म नहीं होगा हम लोग क्लास चलाएंगे अब। ठीक है, और एयरली जब हम करेंगे पेपर 2 का तो हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बता रहे होंगे, उसमें हम कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चैप्टर का डिस्कस कर रहे होंगे, तब जाके हमारा ग्रेड जो है वो रिफाइंड होता है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो बेटा क्लासेस को। बी में कह रहा है ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड इंक। अब ब्राउन इंक का देखने के लिए, ब्राउन इंक में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ब्राउन इंक में हमारे पास वी हैव 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ब्राउन इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड इंक। तो ब्लू इंक में जो भी कंपोनेंट है वो ब्राउन इंक में होना चाहिए ना, अगर ब्लू इंक को यूज किया है ब्राउन इंक बनाने के लिए। तो ब्लू इंक में 2 कंपोनेंट्स है, दोनों के दोनों ब्राउन में आ रहे हैं। रेड इंक भी यूज किए कह रहे हैं वो, तो रेड इंक में जो भी कंपोनेंट्स है वो भी ब्राउन इंक में आने चाहिए। तो रेड इंक का एक कंपोनेंट तो आ रहा है, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है देखो वो नहीं आ रहा, उस लेवल पे कोई कंपोनेंट नहीं है ब्राउन इंक में। इसका मतलब है कि रेड इंक यूज नहीं हुआ है ब्राउन इंक बनाने के लिए, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। हाँ, सेकंड स्पॉट ब्लैक में है, लेकिन हम तो अब ऑप्शन बी कर रहे हैं ना। अब ऑप्शन बी में वो कह रहे हैं ब्राउन इंक इज मेड बाय मिक्सिंग ब्लू एंड रेड इंक। अगर ये बात सही होती तो रेड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे ब्राउन में भी आने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी में कह रहा है येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक। अब ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। अब हमें सारे कंपोनेंट्स नहीं देखने, अब हमसे कह रहा है येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक, मतलब येलो इंक का जो कंपोनेंट है वो एक ही है, तो वो ब्राउन में होना मस्ट है उसका। अगर तो येलो यूज हुआ है ब्राउन बनाने के लिए, तो ब्राउन में येलो इंक का जो कंपोनेंट है उस लेवल पे क्या कोई कंपोनेंट दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है ना। ब्राउन इंक के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से येलो इंक वाला कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो मतलब ये बात गलत दिखी हुई है कि येलो इंक इज यूज टू मेक ब्राउन इंक, ये बात गलत है। डी में कह रहा है येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। येलो इंक का एक ही कंपोनेंट है, क्या वो ग्रीन इंक वाले कंपोनेंट से मैच कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो ये बात सही है कि हाँ येलो इंक बनाने के लिए क्या, सॉरी ग्रीन इंक बनाने के लिए क्या येलो इंक यूज हुआ है? हो सकता है, मतलब ये कंपोनेंट ब्लैक से भी आ सकता है ना, लेकिन येलो से भी तो आ सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक। हाँ, क्या पता है ग्रीन इंक बनाने के लिए येलो डाला है तभी तो कंपोनेंट आ रहा है। तो डी इज करेक्ट। समझ आइए बात। शफीक बात समझ नहीं आई। 2 3 आ रहे वैल्यूज 2 है मतलब? येलो अगर 3 होते तो ये बात सही नहीं होती। अगर येलो के कंपोनेंट एक से ज्यादा होते ना, और अगर आप वो कहता कि येलो इंक मे बी प्रेजेंट इन ग्रीन इंक, तो येलो के सारे कंपोनेंट्स फिर ग्रीन में होना जरूरी होते। अब ब्राउन के 3 क्यों है भाई? ब्राउन बनाने के लिए सिर्फ ये थोड़ी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ येलो यूज हुई है, और भी यूज हुई होंगी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि येलो इस, क्या येलो भी यूज हुआ है? हाँ, येलो यूज नहीं हुआ। क्या ग्रीन इंक बनाने, अब ग्रीन में भी तो देखो 2 कंपोनेंट है ना। अब ग्रीन का जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो तो येलो से नहीं आ रहा ना, वो किसी और इंक से आ रहा होगा।
लेकिन येलो वाले लेवल पे एक कंपोनेंट आ रहा है, तो हाँ क्या पता येलो डाल के ग्रीन में बनाया हो। सही है शफीक। हाँ देखो, अगर वो आपसे जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि ब्लैक इंक कैन बी मेड बाय मिक्सिंग ग्रीन, रेड एंड येलो इंक, तो ग्रीन के सारे कंपोनेंट्स ब्लैक में होने चाहिए, रेड के भी और येलो के भी। लेकिन ऑप्शन डी में उसने अपनी स्टेटमेंट देखो किस तरह से चेंज किया है। येलो इंक मे बी प्रेजेंट, मे का मतलब समझते हो ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। रिमेम्बर जब छोटी क्लास में जब आपको वॉशरूम जाना होता तो इंग्लिश की टीचर कहती थी बेटा कैन आई गो टू वॉशरूम नहीं बोलो, मे आई गो टू वॉशरूम बोलो। मे का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब मे आई गो टू वॉशरूम, कि टीचर जब इजाजत देंगी तो जाओगे वरना नहीं जाओगे। कैन आई बोलोगे तो मतलब मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ऑप्शन सी के लिए येलो इंक कैन बी यूज टू मेक ब्राउन इंक, तो वो तो बड़ा सिंपल सा है। येलो इंक का अगर एक कंपोनेंट, यही वाला कंपोनेंट अगर आ जाता ना ब्राउन में, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाता। मतलब येलो का एक भी कंपोनेंट आ जाता है ना ब्राउन के, बाकी तीन नीचे जहां से भी आ रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने मुझे स्टेटमेंट में सिर्फ येलो के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर येलो के लेवल का एक, येलो में एक ही कंपोनेंट है, अगर वही ब्राउन में भी दिख जाता तो मैं बाकी के नीचे के तीन कहाँ से आ रहे हैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में सिर्फ येलो के बारे में बोला हुआ है ना, येलो इन कैन बी यूज टू मेक ब्राउन। हाँ तो ये बात सही हो जाती। देखो ऑप्शन डी में अगर वो मे नहीं भी लिख रहा होता तो एबीसी क्योंकि गलत हो रहा है, तो फिर मुझे डी को ही सिलेक्ट करना पड़ता। मे इसलिए उसने लिखा हुआ है क्योंकि ब्लैक से भी तो एक कंपोनेंट है जो कि ग्रीन इंक के लेवल पे है, जो येलो से ही आ रहा है। लेकिन अगर वो मे नहीं भी लिखता है ना, तो ब्लैक इंक के बाकी कंपोनेंट्स नहीं है ना, ब्लैक इंक का देखो एक कंपोनेंट नहीं है जो ग्रीन में होना चाहिए, अगर बाकी में ब्लैक इंक को यूज करके बनाया होता है उसने। ठीक है आयशा, बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ फ्यूल सेल बता के, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना। शफीक क्या मिस करा है, जब आओगे कैंपस पे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर तो ड्राइव पर आ गया है ना जो आपने मिस किया हुआ है।